दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कि कल शाम 5 बजे जब आप यहां से जाए तो आप ये कहने की स्थिति में हो कि ये बिजनेस बहुत आसान है और मैं इसे कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और मैं वो करने वाला हूं। दोस्तों, हम आप सबको धनवान बना देखना चाहते हैं। आपका प्रभाव औरों पर शानदार हो, यही हम चाहते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और सही ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। महिलाओं से मैं कहूंगा कि आपके लिए कौन सा ड्रेस सही है, यह जानने के लिए आप डायमंड लेडीज के पहनावे को देखिए। कई सारी एमरल्ड और डायमंड लेडीज अब तक यह बखूबी जान चुकी है। इस बिजनेस में आप कभी भी किसी को फंक्शन में बेढंगे कपड़े पहनकर आते हुए नहीं देखेंगे। इस बिजनेस में शामिल महिलाओं के लिए किसी विशेष रंग के कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने चिट्स पर अपने सवाल लिखकर मेरे पास भेजे हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको इनके जवाब संक्षेप में दे देता हूं। पहला सवाल है, बिल, आप गुणी व्यक्ति है और अपने गुणों के जरिए आप हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, परंतु इस बिजनेस के लीडर्स नियमों को मानते हैं, ऐसा लगता है। गुणी बनने का क्या तरीका है? अच्छा सवाल है और जिसने इसे पूछा है वो मुझसे भी ज्यादा समझदार लगते हैं। मैं समझता हूं कि जिंदगी में सबसे अहम बात है कि आप अपने दोस्तों को कभी भी निराश न करें। जरूरत पड़ने पर मैं अपने दोस्तों के लिए खुद से भी ज्यादा लड़ सकता हूं। अगर मेरे ग्रुप से कोई आनाकानी करे तो मैं उसके लिए बहुत बुरा बन सकता हूं। मैं अपने ग्रुप की रक्षा हर कीमत पर करूंगा, क्योंकि इसे बनाने में मुझे सालों लगे हैं। आप भी अपने ग्रुप की सुरक्षा करेंगे और यह स्वाभाविक है। इस बिजनेस में हम सब एक हैं, किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना। यह बिजनेस दुनिया भर के लोगों को एक कर रहा है। इसमें हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते, बल्कि हम तो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। जब भी आप किसी की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं तो आप उसका मन दुखा सकते हैं या उसकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। याद रखिए कि आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे आपके दोस्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कामयाब होने के लिए उनका हौसला बढ़ाते रहना जरूरी है। मेरे जवाब के अंत में मुझे बस इतना ही कहना है कि मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी कर रहा हूं उस पर मुझे पूरा भरोसा है। दूसरा प्रश्न है, मैं किताबें तेजी से नहीं पढ़ सकता, तो मैं अपने पढ़ने की गति को कैसे बढ़ा सकता हूं? इसका सीधा जवाब यह है कि अगर आप अपनी गति बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप ज्यादा पढ़ने लगेंगे तो अपने आप ही आपकी पढ़ने की गति बढ़ जाएगी। अगला सवाल है कि 1-on-1 प्लान दिखाने में कितना समय लगना चाहिए? इसका जवाब यही है कि जितना कम समय लगे उतना बेहतर है। मैं 20 मिनट में प्लान दिखाता हूं। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि अगर शादीशुदा जोड़ा हो तो प्लान दिखाते वक्त पति पत्नी दोनों साथ हो। मैं शादीशुदा जोड़ों को प्लान उनके घर पर दिखाना पसंद करता हूं। मैं उनके घर से कब निकलूंगा ये उनके सोचने के 5 मिनट पहले ही मैं उनके घर से चला जाता हूं। कई आईबीओस ऐसे हैं जो सोचते हैं कि प्रोस्पेक्ट पहली बार में ही प्लान देखकर यह सीख जाने चाहिए कि क्राउन एम्बेसडर कैसे बना जाता है। वे नए लोगों को इतना ज्ञान दे देते हैं जो वो हजम भी नहीं कर पाते। इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरे लोगों के समय की कद्र करना जरूरी है और उनकी इजाजत लेकर उनके उपलब्ध समय अनुसार बोलना चाहिए। और अब अगला सवाल, बिल, कृपया पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ बताएं और एक दूसरे के प्रति उनके रवैये के बारे में भी बताएं। दोस्तों, मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमारे संबंध काफी बढ़िया है
और सभी के बीच ठीक ऐसा ही होना चाहिए। हमारे बीच अहम की कोई लड़ाई नहीं है। भगवान की कृपा से मुझे एक अच्छी पत्नी मिली है। सच कहूं तो मैं जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे उसका बड़ा हाथ है। हमें एक दूसरे पर पूरा विश्वास है। हमारे बीच वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है। एक पति का फर्ज है कि वो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले। मेरे मामले में मैं और मेरी पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं। पैगी मेरे जितनी ही जिम्मेदारियां लेती है। असल में मैंने और पैगी ने बिजनेस की एक साथ ही शुरुआत की थी और यह भी तय किया था कि कौन क्या करने वाला है। उदाहरण के तौर पर जब घर पर किसी का फोन आता है तो वही बात करती है। मैं सिर्फ फोन के पास बैठे होने पर ही बात करता हूं। मैं घर की बाहरी जरूरतों का ख्याल रखता हूं और वो घर की अंदरूनी चीजों का ख्याल रखती है। मैं हमारी गाड़ियों का ख्याल रखता हूं। अगर उसकी गाड़ी को देखभाल की जरूरत हो तो मैं ही उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो पति पत्नी का रिश्ता आपसी समन्वय पर आधारित है। लेकिन कई बार कुछ ऐसा वक्त भी आता है जब एक मजबूत इरादों वाली महिला परिवार के लिए वरदान साबित हो जाती है। मेरी माता एक मजबूत इरादों वाली महिला थी जो परिवार की देखभाल करती थी, क्योंकि मेरे पिता को शराब पीने की लत थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी माता के पास हिम्मत थी, क्योंकि उनकी हिम्मत के बिना मैं नहीं जानता कि हमारे परिवार का क्या होता। मेरी माता की आखिरी प्रसूति के दौरान उनका दायां पैर टेबल से नीचे सरक गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी नस को नुकसान पहुंचा है। 27 सालों तक तो उन्होंने इसकी पीड़ा सहन की। पहले 3 महीने तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी और उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। 27 सालों बाद एक्सरे निकालने पर हमें पता चला कि उनकी नस को नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि उनकी कमर खसक गई थी। उनका हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया गया। लेकिन इन 27 सालों में दर्द की वजह से उनकी कमर मुड़ गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और परिवार को एकजुट रखा। भगवान का शुक्र है कि इस दुनिया में हिम्मत वाली महिलाएं हैं और मैं हर हिम्मत वाली महिला की कद्र करता हूं। मेरा अपना यह मानना है कि किसी भी महिला की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी पुरुष को शाम को घर लौटने पर अपने बच्चों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अपनी पत्नी की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्नी ही है जो उनकी अनुपस्थिति में घर का ख्याल रखती है। अगर पत्नी अच्छा खाना बनाए तो उसकी तारीफ जरूर करे, और अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो चुप रहना ही बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसे दुखी करें। यहां पर उपस्थित तमाम पतियों से मैं कहना चाहूंगा कि पत्नी को खुश रखने का आसान तरीका यही है कि आप उन्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करें, उनका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें ताकि वो सुरक्षित महसूस करे और उनका आत्मविश्वास बना रहे। उनको भविष्य के बारे में निश्चिंत रखें। कई पुरुष अपनी पत्नी से बहुत कम बातें करते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपनी पत्नी से बात करने का समय निकालें ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। मैं पति पत्नी के रिश्तों का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता, लेकिन मैं पिछले 42 सालों से एक सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहा हूं और इसीलिए ये सारी बातें मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगला सवाल है कि मैं भगवान से कैसे संवाद स्थापित करूं। मेरा जवाब होगा कि प्रार्थना के जरिए। मैं भी प्रार्थना के जरिए भगवान से संवाद स्थापित करता हूं और मैं ऐसा हर रोज करता हूं।
भगवान से प्रार्थना के जरिए बातें करना बहुत जरूरी है। साथ ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों से बातों के जरिए संपर्क बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। मैं अपने शब्दों का सही चुनाव करता हूं। दोस्तों, आपकी ताकत आपके शब्दों में है। आपके बात करने पर ही निर्भर करता है कि किसी से आपका संबंध कैसा होगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप खुद से कैसे बातें करते हैं। इसी से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी सारी ताकत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आपके बात करने पर निर्भर करती है। अगर हम आपके घर की बात करें तो भगवान सर्वोपरि है। उसके बाद पति, उसके बाद पत्नी और उसके बाद बच्चे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए सर्वप्रथम भगवान ही होने चाहिए। और अब इस अगली चिट पर जो सवाल है वो है, यदि पति पत्नी में से कोई एक नास्तिक हो तो भगवान की कृपा दृष्टि कैसे बनी रह सकती है? यह एक अच्छा सवाल है, जिसका उत्तर मैं कुछ इस तरह दूंगा कि भले ही पति पत्नी में से कोई एक नास्तिक हो, लेकिन दोनों में से जिसकी भी भगवान में आस्था हो वो अपने घर परिवार के लिए काफी कुछ कर सकता है। और ये रहा एक और सवाल, महिलाओं पर अनुशासन होना जरूरी है से आपका क्या मतलब है? क्या आप विस्तार पूर्वक बताएंगे? जिसने भी यह सवाल पूछा है वो ये नहीं समझ पाए कि मैं क्या कह रहा था। उन्होंने शायद ये सोचा कि मैंने कहा कि महिलाओं पर अनुशासन रखना चाहिए, पर मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की थी कि अगर पुरुष परिवार का सर है तो महिला गर्दन। सर को कौन घुमाता है? यकीनन गर्दन। भगवान ने महिलाओं से अधिकार नहीं छीने, परंतु उन्होंने उन्हें कुछ अलग जिम्मेदारियां दे दी। पुरुष एवं महिला दोनों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं परिवार को चलाने में, लेकिन भगवान ने पुरुष को ज्यादा ताकतवर बनाया ताकि वो वक्त आने पर लड़ सके और महिला की रक्षा कर सके। मुझे हाल ही में हमारे घर में हुई एक घटना याद आ रही है, जब एक अजनबी ने घर में घुसने की कोशिश की थी। मैं उस दिन जल्दी सोने चला गया था और पैगी किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक वो दौड़ती हुई बेडरूम में आई जहां मैं खर्राटे भर रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी और उसने मुझे बताया कि कोई हमारे घर में घुस गया है। उसने वही किया जो कोई भी महिला करती, अपने पति के पास दौड़कर आ गई। मैं तुरंत ही किचन की ओर दौड़ा। मैं अपने नाइट ड्रेस में ही था और बिना किसी लाठी या हथियार के ही किचन की ओर दौड़ा। हुआ यूं कि यह व्यक्ति हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर तकरीबन आधी रात को आया। हमारे घर के मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ खिड़कियां थी जहां से वो घर में झांक रहा था। तभी पैगी वहां से गुजरी। तो जब पैगी ने उस व्यक्ति को घर में झांकते हुए देखा तो वो घबरा गई। मैंने दरवाजा खोला और उस व्यक्ति को देखकर कहा कि 1 मिनट रुको, मैं अभी आया, और अपनी गन लेने लौटा। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम किस किस्म के पागल इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का समय देता हूं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। इसके बाद मैंने उस इंसान को कभी नहीं देखा। तो इस तरह मैंने पुरुष होने का कर्तव्य निभाया और पैगी ने महिला होने का। मैंने उस पर अधिकार नहीं जमाया, मैं उसकी रक्षा कर रहा था। अगर मैं पैगी की जगह होता तो कभी नहीं घबराता। मुझे याद है जब मैं मिलिट्री में था और एक दिन अचानक जब मेरी हेलीकॉप्टर नीचे जाने लगी थी तो मैं जरा भी नहीं घबराया था, लेकिन मेरा पायलट बौखला गया था। तकरीबन 8400 फीट की ऊंचाई पर
हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया था और ऐसा जब भी होता है तो हेलीकॉप्टर नीचे जाने लगता है। बारिश हो रही थी और रात भी हो गई थी। काफी कम दिखाई दे रहा था, पर हम बच गए और मेरा हौसला डगमगाया नहीं। मैं मिलिट्री से कभी परेशान नहीं हुआ और ना ही कॉम्बैट से। ज्यादातर पुरुष ऐसे ही होते हैं। पुरुष ज्यादातर वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं और उसके परिणाम की चिंता बाद में करते हैं। लेकिन महिलाएं कुछ भी करने से पहले ही घबरा जाती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि मैंने कभी भी पैगी पर शासन नहीं किया। हम 50-50 हैं। पुरुष को परिवार के मुखिया होने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो परिवार का पूरा ध्यान रखे और इस बात का भी ध्यान रखे कि वो कभी भी कर्ज में ना हो। महिलाओं को कर्ज पसंद नहीं। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को एक छोटे से सपने की तरह शुरुआत करते हैं और अपने सपने को खाद और पानी देते हैं, तो आप देखेंगे कि वक्त बीतने पर यह बड़ा हो रहा है। इस बिजनेस में मेरी कामयाबी का राज है कि मैंने कई लोगों से ढेर सारी बातें की हैं। मैंने कई लोगों को कामयाब होने का हुनर सिखाया है और इसीलिए मैं कामयाब हूं। यह सच है कि मैं इस व्यवसाय में औरों के मुकाबले ज्यादा समय से हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीकेंड पर सीखी बातें याद रखें। मैं यहां कई बातें दोहरा रहा हूं ताकि आप भूल न जाए। लेकिन जब आप औरों को यह व्यवसाय सिखाए तो आपको मेरी बातों के हर शब्द को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। खुद अपने शब्दों का इस्तेमाल करें और खुद की प्रतिभा बनाएं। प्लान पूरे आत्मविश्वास के साथ दिखाएं और अपने आप को इस बिजनेस में आगे बढ़ता देखें। अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें रोज देखना जरूरी है। अपने लक्ष्यों को पेपर पर लिखकर फ्रिज या आईने पर चिपका दें। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर गिरीश देसाई। वो एमरल्ड हैं और उनकी पत्नी भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने 28 साल तक पढ़ाई की अपनी डिग्री पाने के लिए। डॉक्टर गिरीश देसाई एक ट्रॉमा सर्जन है और इनकी विशेषता है इमरजेंसी मेडिसिन। लोगों को इनसे फायदा होता है इमरजेंसी रूम में और साथ ही इस बिजनेस में भी। डॉक्टर देसाई जानते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिस से उनकी इनकम भले ही अच्छी है, फिर भी वे अपना भविष्य इसी बिजनेस से सुरक्षित करना चाहते हैं। भगवान न करे यदि उनके हाथ को कुछ हो जाए तो वे सर्जन के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, परंतु इस बिजनेस से उन्हें हर हाल में सहारा मिलेगा। डॉक्टर देसाई की सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है क्योंकि वे एक डॉक्टर हैं। इस बिजनेस में होने का उनको गर्व है। ये 9 कोर स्टेप फॉलो करते हैं, ये सभी फंक्शंस अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और सारी सीरीज सुनते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस साल ये डायमंड बनेंगे। दोस्तों, अगर एक डॉक्टर इस बिजनेस को अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ आगे बढ़ा सकता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे साथ संजीव सहाय भी हैं। ये भी एक एमरल्ड हैं। ये एक कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं और इस बिजनेस में पिछले 7 सालों से हैं। इनके पास कंप्यूटर साइंस की मास्टर्स डिग्री है। संजीव कम से कम सप्ताह में 5 बार प्लान दिखाते हैं। ये सभी फंक्शंस अटेंड करते हैं। ये बिजनेस के सभी उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने अपलाइन के साथ एक्टिव है, बाकी सभी एमरल्ड्स की तरह। हमारे बीच एक और एमरल्ड है और उनका नाम है सुगीत अजमानी। सुगीत इस बिजनेस में पिछले 7 सालों से हैं। सुगीत को पूरा विश्वास है कि वो इस साल डायमंड बनेंगे। सुगीत लोगों को सप्ताह में 7 या 8 बार बिजनेस प्लान दिखाते हैं। इसका मतलब यह हुआ
कि वो कई बार दिन में 2 बार प्लान दिखाते हैं। वे अपने अप्लायंस से काफी सजगता से जुड़े हुए हैं। इनके अप्लायंस इन्हें डिपेंडेबल और अकाउंटेबल मानते हैं। सुगीत को अपने डाउनलाइंस पर गर्व है। ब्रिट स्कूल को अटेंड करने से इन्हें अपनापन महसूस होता है। इन्होंने सारे ब्रिट स्कूल अटेंड किए हैं और ये हर साल यहां आते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि यदि ये यहां नहीं आए तो कुछ खास चीजें इनसे छूट जाएंगी। इन्हें पता है कि ब्रिट स्कूल से हर बार एक ही संदेश मिलता है, लेकिन हर बार उसे प्रस्तुत करने का तरीका अलग होता है। ब्रिट स्कूल एक तरह से उन्हें आने वाले कल के लिए ट्यून अप करता है। दोस्तों, हमारे साथ आज यहां कुछ महिला एमरल्ड्स भी उपस्थित हैं। ये भी बेहतरीन काम कर रही हैं। हमारे साथ है शैरन गोस्वामी, जिनका मानना है कि वो डायमंड और उससे आगे भी बढ़ेंगी। इनका मानना है कि इस बिजनेस के उत्पादों की गुणवत्ता सबसे अव्वल है और काफी किफायती है, अगर इनकी कीमत प्रति इस्तेमाल के हिसाब से निकाली जाए तो। दोस्तों, वास्तव में जापान में हमारे प्रोडक्ट्स को बेचने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन किसी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और उसने कहा कि हम हर बॉक्स पर स्टिकर लगाते हैं जिस पर यह लिखा हो कि प्रति इस्तेमाल क्या कीमत है। इस सुझाव से काफी फायदा हुआ और बिक्री बढ़ने लगी। यह बिजनेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और हम कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। इस बिजनेस में कई शादीशुदा और कुंवारी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ प्लान दिखाएं, सारे फंक्शंस अटेंड करें, 9 कोर स्टेप्स करें, अगर आप स्वयं सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास कस्टमर्स हों, अगर आप लोगों से ईमानदार रहे और अगर आप इस बिजनेस में शामिल लोगों की भलाई के बारे में सोचें, तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगली एमरल्ड महिला जो यहां उपस्थित है, उनका नाम है पूर्णिमा देसाई। इन्हें पूरा विश्वास है कि अगले एफईडी तक ये डायमंड बनेंगी। ये एमरल्ड डॉक्टर गिरीश देसाई की पत्नी है। ये एक डॉक्टर है और इनका स्पेशलाइजेशन प्रीमेच्योर और बीमार बच्चों का ख्याल रखना है। इनके पति इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे और पूर्णिमा देसाई इसके लिए तुरंत मान गई, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी और वो ये थी कि वो उनकी मदद तभी कर सकेगी जब तक कि उन्हें कुछ बोलना ना पड़े या कुछ बेचना ना पड़े। उनके पति ने एक फंक्शन अटेंड किया था जहां डॉक्टर हैल न्यूबॉल स्पीकर थे और उनसे प्रेरित होकर वे इस बिजनेस से जुड़ गए। पहले पूर्णिमा और उनके पति ने यही सोचा कि वे इस बिजनेस में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को स्पॉन्सर करने के बाद इस बिजनेस को थोड़े समय में ही छोड़ देंगे, परंतु जब उन्हें पता चला कि यह बिजनेस उन्हें स्वतंत्रता दे सकता है, तो वे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में जुट गए। एक डॉक्टर का व्यवसाय बहुत ही नेक होता है और वो लोगों को रोग मुक्त होने में मदद करता है। पूर्णिमा देसाई के अनुसार यह बिजनेस भी नेक है, क्योंकि यह लोगों की आर्थिक परेशानियों को दूर करता है और उन्हें वो आवश्यक स्वतंत्रता देता है। उनका कहना है कि तनाव की वजह से कई बीमारियां होती है और यह बिजनेस लोगों को तनाव मुक्त जिंदगी जीना सिखाता है। उन्होंने अपना डॉक्टरी व्यवसाय छोड़ दिया है और अब वो पूरे वक्त इस बिजनेस में कार्यरत हैं। उन्हें यह व्यवसाय एक अच्छा जरिया लगता है स्वतंत्रता पाने का, और साथ ही उन्हें कुछ भी गैर कानूनी नहीं करना पड़ता। उन्होंने इस बिजनेस के जरिए कामयाब होने की ठान ली है और यह सोच लिया है कि इस बिजनेस से कमाए धन को वो अपने पति के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में दान पुण्य के लिए इस्तेमाल करेंगी। हमारे साथ एक और महिला एमरल्ड है जिनका नाम है समीना भट्टाचार्य और वे कांकन भट्टाचार्य की पत्नी हैं। ये आज से 2 महीनों में डायमंड क्वालिफिकेशन में होंगी।
जिंदगी के प्रति इनका नजरिया काफी सकारात्मक है और ये मानती हैं कि असंभव कुछ भी नहीं। बिजनेस में वो अपने पति का हमेशा साथ निभाती हैं और लोगों को बिजनेस से अवगत कराती हैं। इनका मानना है कि कई महिलाएं इस बिजनेस में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि इस बिजनेस के नियम और उसूल बिल्कुल सटीक है। ये 8वीं ब्रिट स्कूल है जो वो अटेंड कर रही हैं और मानती हैं कि हर बार जब वो इसमें शामिल होती है तो उनका पुनर्अभ्यास हो जाता है। अगली एमरल्ड महिला जो यहां उपस्थित है उनका नाम है काजल अजमानी और वो सुगीत अजमानी की पत्नी हैं। वे अपना क्वालिफिकेशन अगले महीने शुरू करने वाली है और बहुत जल्द अपनी अपलाइन के आशीर्वाद से डायमंड बन जाएंगी। इस बात का उनको पूरा भरोसा है। ये सभी फंक्शंस में उपस्थित रहती हैं और इनके पति सारी टेप्स और सीडीज को घर पर और सफर के दौरान सुनते हैं। ये कई किताबें भी पढ़ती हैं जो हम इस बिजनेस में पढ़ने की सलाह देते हैं। इनके पास कई ग्राहक हैं जिनका ये पूरा ख्याल रखते हैं। इन्हें प्रोडक्ट्स पसंद हैं और वे बिजनेस में शामिल कई लोगों को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने की सलाह देती हैं। ये बताती हैं कि प्रोडक्ट्स कितने किफायती हैं। ये अपने अप्लायंस की अच्छी विद्यार्थी हैं। काजल अजमानी एक कंप्यूटर कंसल्टेंट थी और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये इस बिजनेस से बहुत खुश है क्योंकि अब इनके पास अपनी बेटी के लिए ज्यादा समय है और इन्हें अब अपनी बेटी को डे केयर सेंटर में भी नहीं छोड़ना पड़ता। दोस्तों, ये बिजनेस किसी भी महिला के लिए सबसे सुरक्षित पर्याय है। इस बिजनेस में शामिल लोग भरोसेमंद हैं। इस बिजनेस से बने संबंध हमेशा आपका साथ निभाएंगे। हमारे किसी भी मीटिंग, फंक्शन या सेमिनार में मदिरा का सेवन नहीं होता। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से महिलाएं इस बिजनेस में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसी वजह से हमारे बिजनेस में काफी सफल महिलाएं हैं और कई तैयार है इसमें जुड़ने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिजनेस में शामिल महिलाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, यदि आप वो पाना चाहते हैं जिसकी चाह आपके मन में है तो जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य लिख लें। 4 तरह के लक्ष्य होते हैं: लघुकालीन लक्ष्य, मध्यकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य और सर्वोपरि लक्ष्य। कई लोग अपने लक्ष्य लिखना जरूरी नहीं समझते, पर याद रखिए कि ऐसा करना जरूरी है। अगर मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूं कि अपने लक्ष्य को लिखना जरूरी क्यों है, तो मैं आपको सन 1950 की बात बताना चाहूंगा, जब मैं कोरिया से लौट रहा था। मैं ट्रेन से घर लौट रहा था और एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था। उस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अपने लक्ष्य लिखें। तो मैंने उस किताब में 5 लक्ष्य लिख दिए। गलती से मैं किताब ट्रेन में ही भूल आया, पर मुझे अपने लक्ष्य याद थे। पहला लक्ष्य जो मैंने लिखा था वो था, मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूं। तब मेरी उम्र 23 साल की थी। दूसरा लक्ष्य जो मैंने उस किताब में लिखा था वो था कि मैं 30 साल का होने तक $10,000 कमाना चाहता हूं। अगला लक्ष्य जो मैंने लिखा था वो था कि 40 की उम्र में मैं रिटायर होना चाहता हूं। और चौथा लक्ष्य जो मैंने लिखा था वो ये था कि मैं अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूं। और मेरा 5वां लक्ष्य था कि मैं मल्टी मिलियनेयर बनना चाहता हूं। मेरी मुलाकात पैगी से 1956 में हुई, जो मेरे लक्ष्य को लिखने के 6 साल बाद था। हमारी मंगनी दिसंबर में हुई और शादी जुलाई में। वो कॉलेज की ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता थी और इस तरह मेरा पहला लक्ष्य पूरा हुआ। बाद में मैं रॉली चला गया और वहां सिटी मैनेजर का असिस्टेंट बनकर काम करने लगा। और जब मैं 30 साल का था तब मेरी आय थी $10,000 और उस वक्त मैं नॉर्थ कैरोलिना में था।
मेरा तीसरा लक्ष्य था कि मैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊं। मैं इस बिजनेस में 38.5 साल की उम्र में जुड़ा और 4 जुलाई 1972 में 40 की उम्र में रिटायर हो गया। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि मैं कैसे चौथा और पांचवा लक्ष्य तीसरे लक्ष्य की वजह से हासिल कर पाया। अपने लक्ष्य लिखने के बारे में कुछ खास बात है। इससे आपके मन को बिल्कुल सही दिशा मिलती है। आप जो भी करते हैं उसका नियंत्रण भगवान की अमूल्य देन से होता है, यानी आपके दिमाग से। दिमाग हर चीज को नियंत्रित करता है। कोई भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह नहीं समझ पाया, और मैं भी आपको यह नहीं बता सकता कि अपने लक्ष्य को लिखने से उनको पाना कैसे संभव होता है। पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि यह संभव है। यदि आप लिखें तो इन्हें जरूर लिखें, अपने लक्ष्य लिखें। अब इस बिजनेस में आपका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? 2500 पीवी एक अच्छा लक्ष्य है, 4000 एक अच्छा लक्ष्य है, डायरेक्ट बनना भी एक अच्छा लक्ष्य है। जब आप अपना लक्ष्य पा लें तो खुद को थोड़ा बहुत इनाम भी दे। मैं यह सलाह दूंगा कि आप लिखें कि क्राउन एम्बेसडर बनना आपका लक्ष्य है। डायमंड बनने का लक्ष्य लिखने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु यह आपका सर्वोपरि लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप डायमंड पर ही अटक जाएंगे और इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब लोग आपसे पूछे तो उनसे कहिए कि आप क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं, तो इसे आप अपना दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएं। और मेरी आपसे सलाह है कि अपने सभी लक्ष्य को कागज के एक टुकड़े पर लिखें और उसे अपने रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर चिपकाएं। तो जब भी आप अपने फ्रिज के पास से गुजरेंगे तो आप उसे देखेंगे और सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। इस तरह आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करके वो पाएंगे जो पाना चाहते हैं। अब शायद आप ये कहेंगे कि लोग जब आपके घर आएंगे तो फ्रिज पर लिखी बातें पढ़ेंगे। उन्हें देखने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उस कागज के टुकड़े को या तो फ्रिज पर चिपकाएं या वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने पर, ताकि हर बार जब आप शेव करें या मुंह धोएं तो आपकी नजर उस कागज के टुकड़े पर जाए। इस तरह आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करें ताकि आपकी करनी और कथनी में कोई फर्क ना रहे। वो सब लिखिए जो आप चाहते हैं। अगर आप एक एरोप्लेन चाहते हैं तो उसे लिखकर चिपकाएं। मैं अपनी जिंदगी में 3 जेट प्लेन खरीद सका क्योंकि मैंने उनको पाना अपना लक्ष्य बनाकर लिखा था। अगर आप अपने लक्ष्य लिखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको इससे मदद ही होगी। आप ऐसा करें और आपके बिजनेस में शामिल लोगों को भी ऐसा करने की सलाह दें। मैंने लोगों को ऐसा लक्ष्य लिखते भी देखा है जहां उन्होंने रिटायरमेंट की तारीख तय कर ली है। अब एक अच्छा सर्वोपरि लक्ष्य क्या होगा? एक अच्छा सर्वोपरि लक्ष्य वो हो सकता है जहां इस बिजनेस की वजह से कई हजार लोगों की जिंदगी बदल जाए। आपने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया क्योंकि आपकी मेहनत और लगन से आपने उन्हें इस बिजनेस में कामयाब होना सिखाया। आपने लोगों को 2 अहम बातें सिखाई। एक तो इस बिजनेस की शुरुआत करना और दूसरी इसे कभी नहीं छोड़ना। शुरुआत करना और इसे कभी नहीं छोड़ना बहुत जरूरी है। यह एक पियानो को बजाने की तरह है। प्रैक्टिस करते जाइए जब तक आप इसे ठीक से बजाना ना सीख ले। दोस्तों, आजकल युवा पीढ़ी का रुझान इस बिजनेस की ओर बढ़ रहा है क्योंकि वे इसको सक्षम मानते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं जो इस बिजनेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें शायद कहीं और अपना हुनर दिखाने का मौका ना मिला हो। अब 25 वर्ष से कम आयु वाले सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं। आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। शुक्रिया, कृपया बैठ जाएं।
अब 45 की उम्र से बड़े लोग कृपया खड़े हो जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कृपया बैठ जाएं। अब 25 से 45 के बीच की उम्र के सभी लोग खड़े हो जाएं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने स्वयं देखा कि 25 वर्ष से नीचे की आयु के लोगों की संख्या और 45 की उम्र से बड़े लोगों की संख्या लगभग एक जैसी है। आप इस उम्र के गुट के लोगों को स्पॉन्सर करें, परंतु याद रहे कि आप इसे नियम न बना ले, क्योंकि क्या पता कौन इस बिजनेस को आगे बढ़ाए। दोस्तों, हमने यह भी देखा है कि इस बिजनेस में जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे आय भी बढ़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वक्त के साथ सीख जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 लाख कमाने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय आपको 2 लाख कमाने में नहीं लगने वाला। 1 से 2 लाख कमाने में कम समय लगेगा। हमने कई मामलों में यह भी देखा है कि इस बिजनेस को बढ़ाने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने दिमाग को सकारात्मक ढंग से प्रोग्राम नहीं कर पाते। आपका काम है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि लोग सकारात्मक ढंग से सोचें और जिंदगी में सफल बने। आप किसे प्रेरित कर रहे हैं, इस बात में सावधानी बरतें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो जीवन में संतुष्ट हैं और अपने मुकाम से खुश हैं, या उन लोगों को जो आदतन आलसी है, तो आपको परिणाम मिलने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ सालों तक काम करें और कोई परिणाम न मिले। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप शुरुआत से ही ऐसे लोगों के साथ काम करें जो इस बिजनेस को बढ़ाने की चाह रखते हैं। जब उन्हें परिणाम मिलना शुरू होगा तब आपको भी जीत का एहसास होगा। शुरुआत में जब आप ये पाएंगे कि जिन लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तब शायद आपको यह लगेगा कि इस बिजनेस में आप नाकामयाब हो रहे हैं, और यह बात आपकी सेल्फ इमेज के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले उन लोगों के साथ काम करें जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, और फिर कुछ देर बाद उन लोगों पर अपना लक्ष्य केंद्रित करें जो हिचकिचा रहे हो। अगर आप तेजी से बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करना होगा जो आपकी तरह सोचते हो, आपकी तरह काम करते हो और आपके साथ दौड़ने के लिए तैयार हो। 3 हफ्ते पहले मैं एक ऐसी महिला के साथ था जो इस बिजनेस में है और जिनकी आयु है 102 साल। उनका नाम है ग्लैडिस। वो प्लान दिखाती हैं, वो सारे फंक्शंस अटेंड करती हैं, किताबें पढ़ती हैं, टेप सुनती हैं, वो सब कुछ करती हैं। वो हमेशा पहली पंक्ति में बैठती हैं। वे मुझे एक बार बता रही थी कि किस तरह वो पहली पंक्ति की सीट लेने के लिए दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक लाइन में खड़ी रही। मैंने फंक्शन पर मौजूद लोगों से कहा, भगवान की खातिर इस महिला के लिए सीट बचा कर रखिए ताकि इन्हें लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। उन्हें इस तरह लाइन में खड़ा रहना पड़ा, इसलिए मैंने उनसे क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि लाइन में खड़े रहकर इंतजार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। 102 वर्ष की आयु में भी वो जिंदा दिल है। वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। और एक दिन जब किसी ने उनसे पूछा 102 वर्ष की आयु में वो इस बिजनेस में क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बिजनेस में शामिल लोगों से प्यार है और बिजनेस के प्रोडक्ट्स दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। काश मैंने ये बिजनेस 75 साल पहले शुरू किया होता। ग्लैडिस एक महान व्यक्तित्व है और जिंदगी के प्रति उनका नजरिया लाजवाब है। मेरा मतलब है कि उनके जज्बे को देखकर कोई भी शर्मा जाए। परंतु यदि वो इस बिजनेस में अपनी उम्र के लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दे तो आप समझ ही सकते हैं कि इस बिजनेस का क्या होगा। वो अपनी एक डाउनलाइन को बच्ची कहकर बुलाती है
और उस बच्ची की उम्र है 87 साल। यह मजाक जैसा लगता है, लेकिन साथ ही एक खूबसूरत एहसास है। मैं हमेशा श्रोताओं के बीच जाकर ग्लैडिस को एक झप्पी देता हूं, क्योंकि मुझे उन पर गर्व है। वो लोगों को उम्मीद की एक नई किरण देती हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें राह दिखाए, और कई लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे यदि आप इन लोगों को बेहतर जिंदगी जीने में मदद करेंगे। आप धनवान बन सकते हैं, और इसके लिए आपको कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों का गलत फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, ना ही झूठ बोलने की, और ना ही चोरी करने की। इस बिजनेस के जरिए आप अपनी कुशलता बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इससे औरों का भी फायदा हो। आप इस बिजनेस से आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं और घर पर बच्चों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। बस आप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल स्वयं करें, 9 कोर स्टेप्स करें, और कुछ ग्राहक हमेशा रखें। दोस्तों, आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद से कहे, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करके रहूंगा, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी स्वतंत्रता पाके रहूंगा। मुझे आर्थिक सुरक्षा चाहिए। मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं कुछ भी गैर कानूनी या अनैतिक नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस बढ़िया मेहनत कर रहा हूं, और वो भी पूरी ईमानदारी से। आपको अपने साथ इस बिजनेस में दौड़ने वाले युवाओं की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए किसी 65 वर्ष की व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी यह पता लगाएं कि क्या उनका कोई बेटा है जो लगभग 28 साल के आसपास की उम्र का हो। आपको अपने साथ दौड़ने वाले युवाओं की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करें, वो 1 या 2 महीने में ही बिजनेस छोड़ दें, पर उसके छोड़ने से पहले शायद वो आपको एक ऐसे बेहतरीन व्यक्ति से मिला सकता है जो आज तक आपको अपने बिजनेस के लिए ना मिला हो। इसीलिए आपको अपनी पसंद और नापसंद को लेकर भी सतर्क रहना होगा। मैं जानता हूं कि ये दो तरफा बातें करके शायद मैं आपको उलझा रहा हूं, पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप वो समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। जरूरी बस इतना है कि आप ऐसे लोग ढूंढे जो विश्वसनीय हो, भरोसेमंद हो और सीखने के लिए तैयार हो। जब आप इस बिजनेस में नए नए आते हैं, तो आपका ऐसा मानना हो सकता है कि दोस्त और रिश्तेदार तो इस बिजनेस में आसानी से जुड़ जाएंगे, पर हमने कई सालों के तजुर्बे से यह पाया है कि रिश्तेदार आसानी से स्पॉन्सर नहीं किए जा सकते हैं। ज्यादातर रिश्तेदार आपको बचपन से जानते हैं, इसीलिए वो आसानी से आपकी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। वो आपको और कामयाबी को साथ साथ नहीं देख पाते। वे आपकी जिंदगी की सारी नकारात्मक बातें जानते हैं, और याद रखिए कि वे आप में नकारात्मक बातें ज्यादा ढूंढते हैं, बजाय इसके कि आप में सकारात्मक बातें ढूंढें। पर जैसे जैसे आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, वैसे वैसे आपके प्रति उनकी राय धीरे धीरे बदलती है, पर इसमें काफी वक्त लगता है। तो ज्यादातर लोग जिन्हें आप स्पॉन्सर करेंगे वो आपके रिश्तेदार नहीं होंगे। वो होंगे आपके काम की जगह के सहयोगी, और शायद आपके दोस्त के दोस्त, या कोई जो कहे मुझे दिलचस्पी नहीं है लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी दिलचस्पी हो, इत्यादि इत्यादि। इस बिजनेस की सबसे आसान बात है लोगों को स्पॉन्सर करना। अगली महत्वपूर्ण बात इस बिजनेस की यह है कि लोगों को इसमें सही शुरुआत करना आप सिखाएं। बहुत जरूरी है कि आप नए लोगों को शुरुआत से ही सही बातें सिखाएं, जैसे कि 9 कोर स्टेप्स, 3 पावर्स और 4 बेसिक्स। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं किसी महिला को स्पॉन्सर करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उनसे कहां मुलाकात करूंगा। मैं कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जो अव्यावसायिक लगे। यहां उपस्थित सभी पुरुषों से मेरी यह सलाह है
कि आप अकेले कभी भी किसी महिला के साथ कार में न जाएं। भले ही आपके इरादे नेक हो, लेकिन लोगों को बातें बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और ऐसी बातों से आपके बिजनेस पर गहरा असर पड़ सकता है। तो ऐसी नौबत आने से आपको हर हाल में बचना है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और किसी महिला को स्पॉन्सर करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि मीटिंग्स में और भी लोग मौजूद हो। हमेशा लोगों को बताएं कि हमारा बिजनेस कितना सम्मानजनक है। अगर आप इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो इससे आपकी विश्वसनीयता एक ही क्षण में नष्ट हो सकती है। दोस्तों, जब मैं किसी शादीशुदा जोड़े को स्पॉन्सर करने के बारे में सोचता हूं, तो सबसे पहले यह पता लगाता हूं कि वे इस बिजनेस को लेकर कितने गंभीर हैं। अगर वे गंभीरता से इस बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो मैं भी उनकी मदद करने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचता हूं। वे जो खुद को प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोग ही इस बिजनेस में सफल साबित होते हैं। जब कोई प्रेरित होता है, तभी वो दूसरों के लिए सही मिसाल बनकर दिखाता है। सफल व्यक्ति हमेशा लोगों से बात करने को तैयार रहते हैं और हमेशा लोगों को सिखाने के लिए भी तैयार रहते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा मुश्किलों पर जीत हासिल कर आगे बढ़ते हैं। जब कोई स्वप्रेरित होता है, तो उसे पूरा यकीन होता है कि वो जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब कोई व्यक्ति स्वप्रेरित होता है, तो वो जिम्मेदारियां निभाता है और जिंदगी की चुनौतियां स्वीकार करता है। जब आप मुझे सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं दृढ़ हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। जब मैं कदम आगे बढ़ाता हूं, तो पूरी ताकत और अधिकार के साथ बढ़ाता हूं। आपको भी पूरे विश्वास के साथ अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना चाहिए। दोस्तों, सफल व्यक्ति अपना व्यवसाय कभी नहीं छोड़ते। वो कभी भी क्विट नहीं करते। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और नकारात्मक बातों का सामना कर सफलता का स्वाद चखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अखबार कैसे चलते हैं? वे दुनिया की नकारात्मक बातों पर चलते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप अखबार पढ़ते हैं, तो ज्यादातर खबरें होती है किसी ने किसी का खून कर दिया, या किसी ने किसी को ठग लिया, या ऐसी ही कुछ खबरें। ये सारी नकारात्मक बातें हैं। आप अखबार में बहुत कम अच्छी बातें पाएंगे। ये टेलीविजन के मामले में भी होता है। टीवी सीरियल्स कैसे चलते हैं? नकारात्मक बातों पर। लोग सारे धारावाहिक देखते हैं और उनमें यही बताया जाता है कि कैसे लोग चालाकी से एक दूसरे पर जीत हासिल करना चाहते हैं, या वही हमेशा के सास बहू के झगड़े। यहां भी सब कुछ नकारात्मक होता है। लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। हमारी मीटिंग्स में मदिरा नहीं होती। यह एक कानूनी और सम्मानजनक बिजनेस है। इसीलिए हमारा बिजनेस किसी भी जर्नलिस्ट के लिए खबर नहीं बनता, ना ही अखबार में और ना ही किसी दूसरे मीडिया में। अगली बात यह है कि हर सफल व्यक्ति सपने जरूर देखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग आपके सपनों को चुराने की कोशिश करते हैं, वो अपनी जिंदगी में अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। तो सफल व्यक्ति कभी भी किसी को अपने सपने चुराने नहीं देता। भगवान ने हमें सपने देखने का अनोखा तोहफा दिया है। भविष्य वर्तमान से बेहतर हो सकता है। भविष्य भूतकाल से बेहतर है, क्योंकि आपके भूतकाल से आपने सीख ली है। यह बहुत जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के बीच रहे जो आपको हिम्मत दे, आपका हौसला बढ़ाएं, बजाय ऐसे लोगों के जो आपका सपना चुराने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको प्रेरित करे और जो आपको बताएं कि आपकी असली काबिलियत क्या है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि भगवान ने आपको ऐसा दिमाग दिया है जो 20,000 ट्रिलियन यानी कि 20,000 खरब कैलकुलेशंस प्रति सेकंड कर सकता है। आप शायद कहे कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा दिमाग इतना कुछ कर सकता है, मैंने कभी इसका इतनी हद तक इस्तेमाल ही नहीं किया। याद रखिए दोस्तों, अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना भी शुरू कर देंगे।
अगली बात जो सफल व्यक्तियों के बारे में है वो है कि सफल व्यक्ति भगवान में आस्था रखते हैं। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है और भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब भगवान का साथ हो तो आप वो सब कर पाते हैं जो करने का आपने कभी सोचा भी ना हो। मेरा अपना यह मानना है कि भगवान चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उससे औरों का भी भला हो। दोस्तों, जीत एक निर्णय है जो आप लेते हैं। एक बार आप इस बिजनेस से जुड़ जाएं तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि बिजनेस को सही ढंग से और एकाग्रता से आगे बढ़ाएं और दूसरी, कभी भी इसे ना छोड़ें।